नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। तीसरी लहर आने वाली है और आज की खबर हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए दिखा रहे हैं। आज की बहस सनसनी फैलाने के लिए नहीं बल्कि समाधान निकालने के लिए है। वो इसलिए क्योंकि देश में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम मचा है। दूसरी लहर का सामना करने में हमारा हेल्थ सिस्टम बुरी तरह नाकाम साबित हुआ है और कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंकाएं पनप रही हैं। ऐसे में अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो क्या होगा? देश के वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरी लहर बच्चों और युवाओं के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सवाल यह है कि मौजूदा हालात में हम तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे, वो उपाय क्या होंगे, हमें तीसरी लहर में क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और तीसरी लहर आखिर आएगी कब तक। आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम लोग अपना जीवन, रहन सहन, खान पान किस तरह बदल डालें ताकि कोरोना की कोई भी लहर हो हम पर असर ना डाल सके। आज अपने डॉक्टर से हम जानेंगे कि जिन लोगों को लापरवाही करनी है उनको उनके हाल पर छोड़ दो, लेकिन जो लोग अपनी जिंदगियां बचाना चाहते हैं इन लापरवाह लोगों के बीच रहते हुए भी कैसे सतर्क रहें। तीसरी लहर में जो कोरोना वायरस नया रूप बदल कर आ सकता है और भी ज्यादा मजबूत और खतरनाक होकर आ सकता है, उससे कैसे निपटे, खासकर बच्चों को कैसे बचाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर पीक पर पहुंच चुकी है। चारों तरफ हाहाकार मचा है, लेकिन बुरी खबर यह है कि इस महामारी से अभी छुटकारा नहीं मिलने वाला। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने इसकी आशंका जताई है और देश को वायरस की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा है। Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है उसे देखते हुए तीसरी लहर का नाम ही शरीर में सिहरन पैदा कर रहा है। हालांकि सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ने तीसरी लहर के समय के बारे में अभी साफ साफ कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक्सपर्ट इसके नवंबर से दिसंबर के बीच आने की आशंका जता रहे हैं। कोरोना की स्टडी कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक तीसरी लहर युवाओं के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो क्या तीसरी लहर दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक होगी? सवाल यह है कि दूसरी लहर के सामने पस्त हो चुका हमारा सिस्टम तीसरी लहर का सामना करने के लिए कितना तैयार है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर शिवशंकर साई जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने सीनियर फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एस शाही जी। और साथ ही मेरे सहयोगी अनिल यादव जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनिल, आपसे ही बात हो रही थी लगातार इन खबरों को लेकर के जो मुख्यमंत्री ने तमाम नए आदेश दिए हैं और तीसरी लहर की आशंका को शायद देखते हुए आदेश दिया गया है। सरकार तैयारी कर रही है तीसरी लहर की? बिल्कुल, दूसरी लहर में चूक हो गई, लेकिन सरकार अब तीसरी लहर में चूक नहीं करना चाहती है और इसीलिए देखिए 4 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। ऑक्सीजन कंटेनर मंगाए जा रहे हैं, दुनिया भर से ग्लोबल टेंडर उसके लिए जारी हो गया है। और वैक्सीन, हालांकि अभी वैक्सीन की जो ड्राइव चल रही है उसमें उतनी तेज़ी तो नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले हफ्ते से जब वैक्सीन मिलने लगेगी कंपनियों से, जहां यूपी सरकार ने ऑर्डर दिया है और केंद्र से भी मिलनी है, जब पूरी तरह से मिलने लगेगी उसके बाद वैक्सीनेशन में तेज़ी आएगी। और यूपी सरकार तमाम जो कोविड केसेस उनको रोकने के लिए लॉकडाउन लगा रही है, कर्फ्यू लगा रही है और उसको लगातार एक्सटेंड कर रही है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और इस दौरान केस घटे हैं तो सरकार को थोड़ा समय मिला है। अस्थायी हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, उनमें बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो सरकार को पता है कि
जैसा कि हमने मान लिया था कुछ महीने पहले कि कोविड खत्म हो गया है और इसलिए जनता लापरवाह हो गई थी कि कोविड विजय पा ली गई है, लेकिन अब ऐसी कोई कोताही न सरकार बरतने के मूड में है और न जनता बरतने के मूड में, क्योंकि सबको पता है कि कोरोना अभी हाल फिलहाल जाने वाला नहीं है, इसका खतरा लगातार बना रहेगा और जरा सी चूक होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सरकार को भी पता है और जनता को भी पता हो गया अच्छी तरह से, इसीलिए लॉकडाउन में और कर्फ्यू में थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम दिख रही है और केसेस कम हो रहे हैं और सरकार भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। चलिए बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। डॉक्टर शाही, तीसरी लहर क्या है, इसकी चर्चा दिन भर से हो रही है और हम दर्शकों को ये बहुत साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि हमने आपको सावधान करने के लिए ये शो किया है, आपको डराने के लिए नहीं किया है और डॉक्टर्स बेहतर बता पाएंगे। डॉक्टर शिवशंकर साई जी बताइए सर, तीसरी लहर क्या है ये? आपने बहुत सही कहा कि जो पहली लहर आई थी तो इतना लॉकडाउन लगा के इतना दहशत फैल गया, इतने आतंक फैल गया कि उसको लोग रोके किसी तरह से। दूसरी लहर आई तो लोग एकदम नहीं माने, घर से बाहर निकले, लोग मार्केट में गए, लोग फैलते रहे। और जब तीसरी लहर आ रही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय आम जनमानस को खुलकर आगे आना होगा। सबसे पहले सरकार भी आगे आए, अधिक से अधिक अस्पताल की तैयारी कर करके ऑक्सीजन की व्यवस्था करके रखे, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है, हमारे मेडिकल साइंस बोला गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा और इसके प्रिवेंशन के लिए कि कोरोना हमको न हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा। जब तक आम जनमानस खुलकर इस बीमारी को रोकने में सामने नहीं आएगा, तब तक इतने बड़े देश में जहां करोड़ों की आबादी है, लाखों अस्पताल से किसी की जान नहीं बचाई जा सकती है। तो मेरा एक ही दरख्वास्त है, सबसे पहले जनता को रियलाइज होना चाहिए कि कितनी खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी के साथ हमको जीना है। अगर जनता मान लेगी तब दूसरा पहलू आएगा ट्रीटमेंट पर। अगर हम प्रिवेंशन कर लेंगे, मरीज ही नहीं हमारे पास आएंगे, कम से कम मरीज आएंगे तो हम लिमिट संसाधन उनका इलाज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी लहर में देखा गया है कि जनता एकदम नहीं मानी है, भीड़ एकदम पुलती फैली हुई है और सरकार लॉकडाउन लगाने झिझक रही है कि ऐसा न हो कि लोग कोरोना से नहीं भूखों मर जाएं, ज्यादा गरीब सड़ी पर दम तोड़ दें जी। हम कल सरकार को प्रशासन को कोस रहे हैं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। सरकार काम कर रही, प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन जनता काम नहीं कर रही है। और तीसरी लहर है जो बच्चों पाएगी, इनके दिल के नन्हे मुन्ने बच्चे जाएंगे। पहली में बुजुर्ग गए थे, बहुत कष्ट नहीं हुआ, दूसरी में एडल्ट जा रहे हैं, कष्ट हो रहा है, तीसरी में जब बच्चा तड़फेगा तो सोचो कितना तकलीफ होगी। इसीलिए अभी से हमको इसकी तैयारी करनी होगी और हर तरह से कहीं कोई चूक न हो, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, आम जनमानस की तरफ से, हर तरफ से एकदम तैयार करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है वैक्सीनेशन का एज ग्रुप डिसाइड किया जाए और कोशिश किया जाए मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। मैं देख रहा हूं हम लोगों को 2 डोज लगने के बाद हम लोग कोरोना में काम कर रहे हैं, रोज कोरोना के मरीज टच हो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो वैक्सीन इफेक्टिव तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वैक्सीन के डर से न डरें, वैक्सीन जरूर लगवाएं सब लोग। और समाज में जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इसको अच्छा से पालन करें, इसी में अपना व्यापार करें, इसी में जीना सीखें। नहीं तो कोरोना के भय से नहीं, हम अपने गरीबी से मर जाएंगे। दूसरी चीज, सरकार को आगाह किया जाता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कम से कम सुचारू रखें, अधिक से अधिक प्लांट लगाएं, क्योंकि अगर दूसरी वेव की तरह अगर बच्चों का नरसंहार होगा तो गृह युद्ध हो जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोग बच्चों की मौत नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ओके सर, बड़ों का कर सकते हैं। ओके सर। इसलिए सरकार को बहुत ही अलर्ट होना पड़ेगा, बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ेगा। हम प्राइवेट अस्पताल, अपना पूरा अस्पताल खोले पड़े कोविड के लिए। हम लोगों को ज्यादातर समस्या रात भर ऑक्सीजन इकट्ठा करनी पड़ती है। अगर देखा जाए कोरोना के इलाज में तो हमको 50% कोरोना के लिए मेहनत करनी पड़ती है, 50% उससे संसाधन जुटाने मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। सरकार के एश्योर करना होगा कि अगर वो प्राइवेट, मुझे लग रहा है डॉक्टर शिवशंकर साहब, अभी आप कह रहे थे कि आप भर्त्सना करते हैं कि सरकार की लोग आलोचना कर रहे हैं। सर इसीलिए आलोचना कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही पिछले दिनों। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, दूसरा सवाल भी लेकर के आऊंगा। वैसा डॉक्टर युगांतर पांडे जी जुड़ गए हैं जो कि कोरोना को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, जाने माने फिजिशियन है, प्रयागराज से जुड़े। डॉक्टर युगांतर पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ गए हैं मेरठ से, उनके पास भी जाएंगे। मैं आ रहा हूँ शाही जी, मैं आ रहा हूँ सर, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मुझे 2 मिनट दीजिए शाही जी, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर युगांतर पांडे जी, तीसरी लहर का जोखिम क्या है, क्योंकि तीसरी लहर आनी तय है, राघवन साहब ने ये कहा, कब आएगी ये नहीं बताया, अब आप बताइए जोखिम क्या है तीसरी लहर का।
नहीं, हमको तीसरी लहर कब आएगी और कितना विध्वंसकारी होगी ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन उसका डर हमेशा रहेगा क्योंकि ये वायरस है और जिस तरह का इस वायरस ने अपना रूप बदला है जी। और जैसे बार बार बदल रहा है कि कभी साउथ अफ्रीका स्ट्रेन, कभी ब्रिटिश स्ट्रेन, कभी इंडियन डबल म्यूटेंट, तो ये लगातार रूप बदल रहा है। ये वायरसों की आदत होती है, लेकिन ये लगातार रूप बदल रहा है। तो जब ये रूप बदल रहा है तो जो हमारी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं एक धोखा देगा और गच्चा देगा, तो इसकी संभावना लगातार बनी रहेगी। हमेशा डर रहेगा कि जहाँ जहाँ चूक होगी, जब हमसे चूक होगी, इसका एक म्यूटेंट स्ट्रेन फिर से हमारे ऊपर इसी तरह हमला कर सकता है। तो जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, ख़त्म हो जाना मतलब ये नहीं कि कम हो गया तो हमने जैसे एक कुछ महीने पहले मान लिया था ख़त्म हो गया और हमने उसको हल्के में ले लिया और हम लापरवाह हो गए। जब उसको WHO सब क्राइटेरिया से तय हो जाए कि ख़त्म हो गया, तब तक आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि कब भी उसका स्ट्रेन रूप बदल करके दोबारा हमारे सामने आकर के और हमको इसी हालत में पहुंचा सकता है जिस हालत में हम पहली लहर में पहुंचे थे या दूसरी लहर में पहुंचे थे, या हो सकता है इससे बुरी हालत में पहुंचा दे। तो हम लोगों को, सभी को, समाज में हर आदमी की जिम्मेदारी है। दुनिया की कोई सरकार कुछ नहीं कर पाई और अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकती अगर जनता का सहयोग नहीं होगा। अगर जहाँ जिस देश प्रदेश में अभी हम लोगों को पुलिस से डंडा मार मार के मास्क पहनवाना पड़ रहा है, ऐसी हालत में अगर लोग रहेंगे तो ये दिक्कत आएगी। थर्ड वेव आएगी, उसके बाद चौथी भी आएगी, पांचवी भी आएगी। तो जब तक सावधानी खुद से नहीं बरतेंगे तो इसकी लहर का आने का डर हमेशा रहेगा, क्योंकि वायरस अपना रूप बदलता रहेगा कुछ कुछ हफ्तों, कुछ कुछ महीनों पे, और नए रूप में आकर के वो फिर से नया प्रभाव छोड़ के जाएगा। सर, ये क्या बात सही है कि इस बार जो तीसरी वेव आएगी उसमें बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा है? आपको भी लगता है? नहीं, बच्चों के लिए खतरा, हाँ बिल्कुल नहीं, इसलिए होगा क्योंकि बड़ों को तो वैक्सीन पहले हमारे 60 साल के ऊपर की लग रही थी, फिर 45 साल एज की, फिर हमने 18 साल करी। तो ये लोग वैक्सीन लगने से कुछ ना कुछ इम्यूनिटी इनके अंदर मिलेगी। प्लस बच्चों को हमने बचा के रखा, स्कूल कॉलेज बंद थे तो बड़ों को इन्फेक्शन से इम्यूनिटी मिल गई। तो अभी बच्चे हमारे एक्सपोज नहीं हुए हैं तो उनको खतरा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा होगा क्योंकि एक तो वैक्सीन भी नहीं लगी हुई है, प्लस वो लोग अभी नेचुरल इन्फेक्शन से भी थोड़े बचा के हमने रखा हुआ है उनको। और अभी जो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ तो इस वाले स्ट्रेन को तो वो लोग झेल गए। इस वाले स्ट्रेन अभी बच्चों के लिए उतना ज़्यादा घातक नहीं साबित हुआ है और उनको हल्के स्वरूप में छोड़ दे रहा है। लेकिन ये कह नहीं सकते, लेकिन आपको तैयारी रखनी पड़ेगी कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पार्ट बचा होगा जिसको वैक्सीन नहीं लगी होगी जी। प्लस जो नया स्ट्रेन आएगा वो इस स्ट्रेन से अलग होगा। तो जो अभी बच्चों के लिए घातक नहीं है, हो सकता है घातक हो, तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा, तैयारी उसके हिसाब से रखनी पड़ेगी हमको। ओके सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अभिषेक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आज तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि तीसरी लहर को लेकर के आपकी क्या तैयारी है सरकार से। आप ये बताइए अभिषेक कि कितनी तेजी के साथ तैयारी करनी होगी सरकार को तीसरी लहर को लेकर के, क्योंकि दूसरी के लिए हम तैयार नहीं थे, आ गया, नतीजा हम लोगों के सामने है। अंजीत, बहुत अहम सवाल है और तैयारी के प्रारूप में अगर हम देखें तो हमें बेड वेंटिलेटर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जिस तरीके से मेरठ में 2 दिन पहले थोड़े से केस नीचे आए थे, लेकिन फिर से 1400-1500 का आंकड़ा छू रहा है, और जबकि ये लॉकडाउन का पीरियड है और सोमवार तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, उसके बाद केसेस कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेंगी। ऐसे कई सारे मेरठ में नर्सिंग होम में, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जो वित्तीय कारणों से या दूसरे कारणों से बंद हो गए, उन्हें एक्वायर करना पड़ेगा और ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसे DRDO ने लखनऊ में करी। लखनऊ राजधानी है, वहाँ पर व्यवस्था हो गई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मेरठ मेडिकल कॉलेज है मेरठ में, जिसमें पूरे 3 मंडलों का दबाव आ जाता है उस मेरठ मेडिकल कॉलेज पर। 400 वेंटिलेटर बेड्स हैं वहाँ पर कुल। तो ऐसे में जब 2000-3000 का आंकड़ा आ रहा है और पूरे मंडल से, 2-2 मंडल से, मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल, यहाँ के तमाम मरीज, यानी कि समझ लीजिए 5-5 और 6-6 जिले, कुल 11-12 जिलों के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं। और नोएडा में जिसको इलाज नहीं मिल रहा, गाजियाबाद में जिसको इलाज नहीं मिल रहा, वो भी मेरठ में आना चाहता है। 100 भारती प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे कम है वेंटिलेटर्स, तो सबसे पहले वेंटिलेटर्स बढ़ाने होंगे। ऑक्सीजन प्लांट जनरेटर जो जनरेट खुद करें ऑक्सीजन, ये नहीं कि रुड़की पर हम डिपेंड है, वहाँ से ऑक्सीजन लेकर मेरठ के साथ ऑक्सीजन जो रिफिलिंग करते हैं सेंटर्स, उनको वो मिले। ऑक्सीजन प्लांट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मारी अंजीत मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है वो ऑक्सीजन की है। जैसे डॉक्टर शाही भी अभी कह रहे थे, वो हालांकि जनता को बता रहे थे कि जनता को रहना होगा, सरकार को दोष नहीं देना होगा, लेकिन ऑक्सीजन बेसिक नीड जो है वो सरकार को देनी होगी। अभी 3 म्यूटेंट की बात कर रहे हैं, 3 वेव आने वाली है, तो समय है, उसकी तैयारी करें, बच्चों को कैसे रखें उसके बारे में बताएं। और कुल मिलाकर एक वृहद स्तर पर ऐसे जैसे आपातकाल होता है, जैसे NDRF काम करती है,
जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में या कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जैसे NDRF पूरा सब कुछ चौक करके काम करती है, इसी तरीके की आपातकालीन सिचुएशन समझ के ऐसे काम करना पड़ेगा, तब जाके हम तीसरी वेव से कहीं लड़ पाएंगे। ओके, ठीक है, अभिषेक लौट रहे हैं आपके पास। डॉक्टर शिवशंकर शाही जी, अब अगला सवाल ये है, जो दर्शक देख रहे होंगे उनके जहन में अगला सवाल ये है कि जब म्यूटेट होता है, जब वायरस अपना रूप बदलता है, जैसा कि आप दोनों डॉक्टर से जिक्र कर रहे थे, क्या जो वैक्सीन लग रही है लोगों को, ये उस पर कारगर होगी उस म्यूटेशन के लिए? देखिए, वैक्सीन के बारे में बताया जाए, वैक्सीन के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर उसी फैमिली का वायरस है तो कुछ थोड़ा मोड़ा जरूर प्रभाव रखेगी, ऐसा नहीं एकदम जीरो हो जाएगी। म्यूटेशन से वैक्सीन का असर कम होगा जरूर, लेकिन मार्टेलिटी कम होगी, जो मृत्यु दर बढ़ रही है वो जरूर कम होगी। इसीलिए अभी मेरे पास जो वायरस का म्यूटेंट है उसी का वैक्सीन लगवाने की सलाह दे सकते हैं। भविष्य में कौन सा वायरस आएगा, किस तरह म्यूटेशन आएगा, इस पर रिसर्च चल रहा है, साइंटिस्ट हमारे लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो है, जो मेरी टेक्नोलॉजी है, जो मेरा साइंस है, हम उसको लगाएं, वो चालू करें। और जहाँ तक मेरा मानना है कि वायरस स्ट्रेन बदलेगा तब भी ये वैक्सीन कुछ प्रभावी जरूर होगी और कम से कम मार्टेलिटी रेट तो कम करेगी। जी, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। डॉक्टर युगांतर पांडे जी, जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, यही वैक्सीन लगेगी या कोई नई वैक्सीन आएगी, कोई अलग से रिसर्च होगा, क्या है उनके लिए? नहीं, यही वैक्सीन होगी। असल में वैक्सीन सेफ होती है, मगर इसका ट्रायल एक एज वाइज पे शुरू किया जाता है जी। तो इसके परीक्षण हमारे ख्याल से जरूर चल रहे होंगे धीरे धीरे। जैसे अमेरिका में जो फाइजर कंपनी की वैक्सीन है, वो फाइजर कंपनी की वैक्सीन ने 15 साल के नीचे लगाना शुरू किया था, वो क्या है, और उन्होंने अभी आज या कल से मोस्ट प्रोबेबली 12 साल से छोटे बच्चों को भी लगाना शुरू कर दिया है अमेरिका ने जी। तो उनके यहाँ 12 आ गई। सेम वैक्सीन है, वो धीरे धीरे समय के साथ वो लोग ट्रायल करके देखते जाते हैं। तो अब फाइजर की वैक्सीन अमेरिका में हमारे ख्याल से शायद आज या कल से 12 साल से जो छोटे बड़े बच्चे हैं उनको लगनी शुरू हो गई है। तो अब ऐसे हिंदुस्तान में भी होगा। अभी तो दिक्कत हमको वैक्सीन की शॉर्टेज की है ना, डोज की दिक्कत भी है थोड़ी। तो डोज कोई साइड इफेक्ट मिला नहीं है जो लगे कि इस एज पे नीचे आने में लगे, लेकिन यही वैक्सीन लगेंगी। इनकी सेफ्टी को हमको देखते हैं ध्यान में, जैसे जैसे इनकी सेफ्टी प्रूफ होती जाएगी कि इनका सबूत अभी आता जाएगा कि ये सुरक्षित हैं और कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, वैसे एज घटती जाएगी। और सबसे बड़ी बात है डोज की अवेलेबिलिटी की, कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर अवेलेबिलिटी अभी कम है तो हमको धीरे धीरे जो ज़्यादा अभी बच्चे सेफ हैं, बच्चों के लिए घातक नहीं है, तो बच्चों को वैक्सीन बाद में लगवाएंगे। जो सरकार की पॉलिसी थी कि पहले बुजुर्गों को लगवाई गई, फिर मैंने सबसे पहले उन्होंने फ्रंट वॉरियर को लगवाई, डॉक्टरों को, पुलिस वालों को और जो ऑफिस में काम करते हैं उन सबको लगवाई। उसके बाद जो ज़्यादा रिस्क पे था उनको पहले लगवाई गई रिस्क पे, लेकिन बच्चों को घातक कम था तो बच्चों का नंबर बाद में आएगा, लेकिन लगानी सबको ही पड़ेगी और सबका नंबर आना चाहिए, सबको लगेगी। कुछ लोग जो जिक्र आप कर रहे हैं ना सर, जो जिक्र आप कर रहे हैं कि 18 साल से कम वालों को रिसर्च की बात जो आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 18 साल से कम पर रिसर्च ही नहीं हुआ है। तो क्या ये माना जाए सर कि रिसर्च होने में टाइम लगेगा, थोड़ा और ज़्यादा वक्त लगेगा, या आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं है, इसकी भी परमिशन जल्दी मिल जाएगी? नहीं ऐसा नहीं। हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा रिसर्च की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो एक छोटे ग्रुप में जब आप एक बार सेफ्टी प्रूव कर चुके हैं तो कोई मेजर इशू नहीं होगा। तो आप थोड़ा साल के पीछे से 18 से 15 के बीच का एक ट्रायल छोटे ग्रुप पे करके देख सकते हैं, कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं आता। मेजर काम, बड़ा काम तो सब हो गया, अब ये छोटे काम है, ये बहुत बड़ा काम भी नहीं है। इसमें बस आपको लगा करके इफेक्ट देखना है। वैक्सीन लगाई एक छोटे ग्रुप पे, फिर जब 15 साल का ग्रुप हो जाएगा तो 15 से 12 के ग्रुप पे हो जाएंगे। जब 12 पे हो जाएगा तब 12 से छोटे की बात करेंगे। तो ये 3-3 साल के ग्रुप पे आते रहते हैं और इसका मोस्ट प्रोबेबली चल रहा है। जहाँ तक मुझे खबर है 15 साल से ऊपर की सेफ्टी के लिए बात चल रही है और लग भी चुका है कुछ लोगों को, और उसके डेटा भी आ जाएगा कुछ दिनों में। और तो लगना संभव है। अब इतना बड़ा इशू नहीं है, अब आपने मेन हार्डल पार कर ली, वैक्सीन बना ली और उसकी सेफ्टी एडल्ट्स में प्रूव हो गई। ओके सर। डॉक्टर शिवशंकर साई, लॉकडाउन का फर्क दिख रहा है आपको संक्षेप में सर? लॉकडाउन का फर्क एकदम दिख रहा है, केसेस कम हुई हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन उनको लिए लगाया जाता जो नियम कानून नहीं मानते हैं। क्यों नहीं? पब्लिक इस चीज को समझती है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन पब्लिक ही कर सकती है, पब्लिक को सामने आना पड़ेगा। आप लोग मैक्सिमम पब्लिक को एजुकेट करिए, उनको बताइए अगर बीमारी कम होगी तो हम अपने कम सोर्सेज में इलाज कर सकते हैं।
ये जो त्राहिमाम मचा, जो ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई है, जो ड्रग्स की क्राइसिस हुई है, हम खुद झेल रहे हैं, हम खुद कोविड अस्पताल चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कितना करना पड़ा, सिर्फ इसीलिए हुआ कि सडन इतना पेशेंट बढ़ गए ऑल ऑफ सडन, और पेशेंट समाज से आए हैं, हमने पैदा किए हैं, और समाज वाले आम आदमी इस पेशेंट को रोक सकते हैं। इसीलिए लॉकडाउन तो अब मुझे लगता है वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जानवरों के लिए होता है, उनको बेड़े में बंद किया जाता है, उनको पिंजरे में बंद किया जाता है। सर ये बात तो चिल्ला चिल्ला के कब से गला फाड़ के कह रहे हैं, समझ नहीं सकते कि डबल मास्क का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर पे रहिए, लोग नहीं मानते। डॉक्टर युगांतर पांडे, बहुत संक्षेप में सर आपसे जानना चाहता हूं, प्रयागराज में भी केसेस बहुत तेजी के साथ कम हुए, आज भी कम हुए, जो आज रिपोर्ट आई उसमें कम केसेस आए। आपको लगता है कि लॉकडाउन ही एकमात्र प्रयोग था जिससे कम हुए, और ये पहले ही कर देना चाहिए था? संक्षेप में सर। हाँ बिल्कुल, ये एक लॉकडाउन लगाना और इकोनॉमी संभालना और स्वास्थ्य संभालना, ये दोनों एक बड़ा सरकार की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो जाती है कि क्या करे। इधर जाते हैं तो व्यापार डूबता है, तो गरीबी बढ़ती है, तो ये खतरा हमेशा रहता है। लेकिन लॉकडाउन अंत में जब इतना बुरी तरह बढ़ जाएंगे तो आपको हमेशा लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा, ताकि संक्रमण का फैलने का स्तर कम हो, ताकि जो आपकी व्यवस्था है जी वो पूरी तरह सेचुरेट ना हो जाए, पूरी ध्वस्त ना हो जाए, सब इस्तेमाल ना हो जाए, तो आपको बेड कम पड़ने लगेंगे। तो यही होगा। अब अगर आप लॉकडाउन लगा दिया, आपके केसेस कम हो गए, तो आपको इतने ही बेड अभी आपको पर्याप्त पड़ने लगेंगे। आप धीरे धीरे समय के साथ नए ऑक्सीजन प्लांट लगा करके नए बेड बढ़ा सकते हैं, आपको इतना समय जरूर मिल जाएगा। मगर लॉकडाउन एक इसका हल नहीं है। लॉकडाउन आपको सिर्फ समय देता है आपको तैयारी करने का। ये बात हमको दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि लॉकडाउन खुलते ही ये ना समझ लें कि अब सब खत्म हो गया, बढ़िया हो गया, जो चाहे करो। लॉकडाउन का काम सिर्फ सरकार को ये समय देना कि अपनी व्यवस्था ठीक कर ले, बेड बढ़ा ले, ऑक्सीजन बढ़ा ले, जो भी कमियां उनको पूरा कर ले, सिर्फ इसलिए एक वो समय देता है। अनिल, तेजी के साथ सरकार काम करेगी इस लॉकडाउन के बीच में, कर रही है, आपको दिख रहा है? जल्दी से बताइए। देखिए, करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि जब दूसरी लहर आई है तो बिल्कुल वही सिचुएशन हो गई कि घर में जब आग लगी तब हमने कुआं खोदना शुरू किया है। तो अगर हम अतीत से नहीं सीखेंगे और जो हमने भोगा है उससे नहीं सीखेंगे तो और ज़्यादा हम भोगने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और तीसरी लहर, जैसे कि तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो अवश्यंभावी है, आनी ही आनी है। तो अब देखना यह है कि सरकार कितनी तैयारियां कर लेती है, क्योंकि हमें अभी जो तैयारियां कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं इसको 10 गुनी हमें तैयारियां करनी पड़ेंगी, नहीं बहुत ज़्यादा लोगों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। बड़ी बात कह रहे हैं अनिल, 10 गुनी तैयारी। अभिषेक, 10 गुनी तैयारी, अनिल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, 10 गुनी तैयारी करेंगे तब जाके हम तीसरे का सामना कर पाएंगे। हकीकतन जी सब कुछ छोड़कर इसी में जुटना होगा, और ये एक राष्ट्रीय आपदा और ऐसी आपदा है कि हर घर से कुछ ना कुछ बुरा समाचार मिल रहा है। इसमें सभी को एकजुट होकर सिर्फ यही सोचना होगा कि कैसे बढ़ाएं। इस समय इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, हमें उसको कैसे काउंटर करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें बेड बढ़ाने हैं, ऑक्सीजन कैसे मिले इसका ध्यान रखना है, और संक्रमण ना फैले इसका भी ध्यान रखना है। लॉकडाउन ही इसको रोक सकता है और सरकार को समय दे सकता है कि वो जल्दी से जल्दी तैयारी कर ले। ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ समाज का भी योगदान ले। सिर्फ अधिकारियों के जिम्मे ये सब छोड़ देना, अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराना होगा, क्योंकि अधिकारी अगर ढंग से काम नहीं करेंगे तो शायद सरकार की मंशा फेल हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे सहयोगी अभिषेक सुझाव भी दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सिर्फ अधिकारियों के भरोसे नहीं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल्स के जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है आगे तैयारियों में भी, आगे रणनीति में भी, ताकि हम बेहतर तरीके से आने वाले वक्त जो है कोरोना की तीसरी वेव जिसकी बात हो रही है उससे हम मुकाबला कर सकें। और सबसे ज़रूरी यह है कि ज़रूरत पड़े तभी बाहर जाएं, डबल मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी ज़रूर रखें। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।